तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा जाता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक समझने से पहले आपको जानना ये जरूरी होगा कि व्यतिकरण कहते किसे हैं और यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। यदि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको डेरिवेशन बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्यतिकरण कहते किसे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसके पिछली वीडियो में व्यतिकरण के से संबंधित जितनी भी परिभाषा थी वो सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने व्यतिकरण में ये बताया था कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाशित तरंगे किसी माध्यम में यदि संचरित होती हैं तो माध्यम के किसी एक बिंदु पर दोनों तरंगे क्या होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, यानी मिलती हैं। तो वहां पर एक नई तरंग उत्पन्न होती है। जो नई तरंग उत्पन्न होती है वहां पर उस तरंग का जो परिणामी तीव्रता का मान होता है वो कहीं पर अधिकतम तो कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो घटना कहलाती है वो व्यतिकरण कहलाती है। और जहां पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, जहां पर दीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, और जहां पर प्यारे बच्चों परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, यानी कि यहाँ पर हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है। ठीक है, तो यंग नामक वैज्ञानिक ने इसी व्यतिकरण की घटना को एक प्रयोग द्वारा समझाया था। आइए उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि सबसे पहले एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया था। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एस जो है हमारा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाशिक किरणें निकल रही हैं, यानी प्रकाशिक तरंगे निकल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, जो तरंगे निकलती हैं वो श्रृंग और गर्त में चलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन तरंगों को श्रृंग और गर्त में दर्शाने के लिए कुछ इस तरह से, अगर मैं इस तरह से कंप्लीट लाइन द्वारा दर्शाऊंगा तो ये हमारा क्या होगा, श्रृंग होगा। यदि मैं इसको डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाऊंगा तो ये क्या होगा, गर्त होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होगा कि कुछ दूरी पर यंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक स्लिट रखा था जिसमें दो छिद्र S1 और S2 हैं। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं S1 और S2। और यहाँ से प्रकाशित जो किरण वो बिल्कुल ऐसे सीधे जा रही है। ये जो हमारा होगा ये केंद्रीय फ्रिंज होगा, जहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जब तरंगे निकलना शुरू करेंगी तो एक बार श्रृंग में, तो एक बार गर्त में, फिर एक बार श्रृंग, तो फिर एक बार गर्त, ऐसे प्रकाशित यानी जो प्रकाश तरंगे होंगी ये ऐसे चलेंगी। तो जैसे ये क्या होंगे, छिद्र S1 और S2 पर पहुंचेंगी तो यहाँ से अब क्या होगा, S1 और S2 क्या होगा, एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लगेगा, जहां से नई तरंगे उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जब नई तरंगे उत्पन्न होंगी तो यहाँ से भी क्या होगा कि एक बार श्रृंग, तो यहाँ से भी एक बार श्रृंग निकलेगा S2 से, यहाँ से एक बार गर्त में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी S2 से भी क्या होगा, एक गर्त चलेगा। फिर यहाँ से S1 से श्रृंग, तो यहाँ से भी क्या होगा कि S2 से भी श्रृंग चलेगा। फिर इसके बाद S1 से एक बार गर्त में निकलेगा, S1 से गर्त में, तो S2 से भी क्या होगा, गर्त में चलेगी तरंगे। ठीक है, ये होगा। फिर एक बार यहां से क्या होगा कि एक बार श्रृंग में चलेंगी तरंगे, तो यहां पर भी क्या होगा कि यहां से भी श्रृंग में तरंगे निकलेंगी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक टाइप का चित्र बन जा रहा है। अगर ये आप गोला प्रकार से बनाओगे तो ये बिल्कुल क्लियर बनेगा। तो इसमें प्यारे बच्चों दो तरह की जो श्रृंग और गर्त है ये दो तरह से काट रही है। तो एक बार श्रृंग श्रृंग को काट रही है, गर्त गर्त को काट रही है, और दूसरे में देखेंगे तो श्रृंग जो है गर्त को ऐसे काटती हुई नजर आ रही है। तो जहां पर श्रृंग श्रृंग को गर्त गर्त को काटेगा वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगा, और जहां पर श्रृंग गर्त को काटेगा वहां पर डार्क फ्रिंज प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस चित्र में आप देखो तो यहाँ पर श्रृंग श्रृंग को, ठीक है, गर्त गर्त को काटा है, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी। और यहाँ पर आप देखो तो श्रृंग गर्त को काटा है तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, और ऐसे आगे बनाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो तो यहाँ पर श्रृंग गर्त को काटा है, यहाँ पर हमें डार्क फ्रिंज प्राप्त होगा।
उसी तरह से यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर श्रृंग गर्त को काटा है तो यहाँ पर भी डार्क फ्रिंज प्राप्त होगा। और यहाँ पर यदि देखो तो श्रृंग श्रृंग को गर्त गर्त को काटा तो इसको यदि मिलाओगे तो यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न क्या आपको दिख रहा है कि जो पर्दे पर जो यहाँ पर यदि एक पर्दा लगा दिया जाए तो इस पर्दे पर हमें कुछ इस तरह से पट्टियां प्राप्त हो रही, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, ऐसे क्रमागत में हमें क्या हो रही, प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यदि मैं इसको कुछ चित्र के भांति यदि समझाऊं प्यारे बच्चों तो ये पट्टियां हमें कुछ इस तरह से मिल रही हैं। जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं ये वाली डार्क और ब्राइट, तो कुछ इस तरह से, जिसको मैं कलर करूंगा उसको मान लेना वो डार्क लाइट है और जिसको कलर नहीं कर रहा हूं वो हमारा ब्राइट है। तो ये हमारा क्या है, कलर वाला, तो ये डार्क हो जाएगा तो ये ब्राइट हो जाएगा। फिर इसको ये ब्राइट तो फिर ये वाला डार्क, फिर ये ब्राइट है तो फिर ये डार्क, ये ब्राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीजें इस तरह से हमें पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई कहते किसे हैं। तो प्यारे बच्चों जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो ये हमारा जो फ्रिंज प्राप्त हुआ ब्राइट और यहाँ पर ब्राइट, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, जिसको W से दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो अदीप्त फ्रिंज है इसके बीच की जो दूरी होगी ये भी हमारा क्या कहलाता है, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाता है। जो मान ये होगा वही मान ये होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में फ्रिंज की चौड़ाई जो पूछेगा वो डार्क लाइट के लिए पूछ सकता है या फिर ब्राइट लाइट के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डार्क और ब्राइट के दोनों के लिए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अब हम लोग इसी कंसेप्ट का उपयोग करके फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक का जो सूत्र है उसको निगमन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। तो फिर बच्चे यहाँ पर हम लोग चित्र बनाएंगे, जो यंग का जो स्लिट प्रयोग है उसी के आधार पर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो यंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया था जो कि S से दर्शाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग S से दर्शा देंगे और इसके कुछ दूरी पर इन्होंने क्या किया था, यंग नामक वैज्ञानिक ने एक स्लिट रखा था जिसमें दो रेखा छिद्र S1 और S2 थी। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर एक और पर्दा लगाया गया था जिसका नाम हम लोग दे देते हैं, ये हो जाए KLM। ठीक है, और ये जो प्यारे बच्चे जो स्लिट S1 और S2 है इनके बीच की जो दूरी है उसको मान लेते हैं स्मॉल d। ठीक है, और इस स्लिट से पर्दे की जो बीच की दूरी ये हमारा क्या होगा, पर्दा होगा। तो पर्दे के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम कैपिटल D है। ठीक है, और यहां से जो प्यारे बच्चों हमें क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं OC। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा कि जो स्लिट S1 है यहां से जो तरंगे निकलेंगी वो पर्दे पर मान लेते हैं किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होंगे, तो उस बिंदु का नाम दे देते हैं P। ठीक है, उसी तरह से जो स्लिट ये S2 है, ठीक है, इससे भी क्या होंगी, जो तरंगे निकलेंगे वो P बिंदु पर जाकर के अध्यारोपित होंगी। ठीक है, ये इस तरह से जा रही हैं, एक दूसरे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर P बिंदु पर अध्यारोपित हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फ्रिंज का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो फिर बच्चों हम क्या करें, S1 से जो S2P है इस पर एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A। तो यहाँ पर बना कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश, तो यहाँ पर बन जाएगा थीटा। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ से O से P को डॉटेड करके मिला दें। ठीक है, तो O से P को हमने क्या किया, आभासी लाइन द्वारा खींच के मिलाया, तो यहाँ पर बना कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं जो S1P जो तरंग है और S2P तरंग है, इनके दोनों के बीच का जो पथांतर क्या होगा कि H2P में से S1P को घटा देंगे तो हमें ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा, H2A प्राप्त हो जाएगा। ये क्या होगा, इन दोनों तरंगों का पथांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर S2A बराबर, ठीक है, S2P माइनस S1P, ये हमारा क्या होगा, इन दोनों तरंगों का क्या होगा, पथांतर होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों हमें दो तरह के त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, एक S1 S2A और दूसरा क्या है, POC प्राप्त हो रहा है। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज S1 S2 P
वह त्रिभुज POC एक समरूप है। अतः हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय प्यारे बच्चों क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये कोण बना है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये यहाँ पर 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने भुजा ये S1 S2 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका S2A अपॉन S1 S2 बराबर, इसमें अब हम लोग लगा देंगे PC बटा आपका OP या PO। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो PO हमने माना है ना, ये किसके बराबर हो जाए, OC के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि PO बराबर OC या CO के बराबर हो जाए। कैसे बराबर होगा, जब ये फ्रिंजे हमें यहाँ पर प्राप्त होंगी इस बिंदु पर, और यहाँ से जो दूरी होगी प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं x दूरी पर। ये जो फ्रिंज प्राप्त हुई इस केंद्रीय फ्रिंज से x दूरी पर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो फ्रिंजे प्राप्त होंगे लगातार यहाँ पर आएंगे, तो जो कि ये OP क्या होगा, ये यहाँ पर यानी जो P बिंदु वो C पर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या होगा, OP वो OC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, OP की जगह पे OC रखेंगे या CO रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर S2A अपॉन S1 S2 बराबर PC बटा ये हो जाएगा CO। अब हम क्या करते हैं, चित्र से क्या करते हैं, सभी मान यहाँ पर रख देते हैं। तो S2A, तो S2A का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ पर लिख देंगे S2A। S1 S2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी, स्मॉल d, तो यहाँ पर स्मॉल d रख देंगे बराबर PC की दूरी कितनी प्यारे बच्चों, x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x रख देंगे। अब बटे CO की जो दूरी है, CO की दूरी कितनी है, कैपिटल D है, तो यहाँ से d रख देंगे। ठीक है, इसका गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा S2A बराबर XD अपॉन कैपिटल D। तो प्यारे बच्चों ये जो हमें मान प्राप्त हुआ है ये क्या होगा, पथांतर होगा। ठीक है, तो ये हमने पथांतर तो पता कर लिया इन दोनों तरंगों का। अब हमें क्या पता करना होगा, दीप्त फ्रिंज का पथांतर और अदीप्त फ्रिंज का पथांतर। जब दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज का पथांतर पता हो जाएगा तभी हम क्या करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, तो दीप्त फ्रिंज के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दीप्त फ्रिंज का जो पथांतर होता है, यहाँ पर लिख देंगे पथांतर। पथांतर क्या होता है, m लैम्डा के बराबर होता है, जहां m का मान प्यारे बच्चों 0 से शुरू होगा, 1 2 3 डॉट डॉट के ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारा पथांतर दीप्त फ्रिंज की कंडीशन के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यही वाला मान जो पथांतर ये S2A प्राप्त हुआ यहीं पर इसको x यानी m लैम्डा को रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका m लैम्डा बराबर XD बटा कैपिटल D। अब यही x का मान हमें प्राप्त करना कि ये जो दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुआ ये कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ, इस केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी पर। तो ये x का मान यहाँ पर निकाल लेते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d का गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये जो प्यारे बच्चों पथांतर प्राप्त हुआ है हमें, जो दीप्त फ्रिंज की जो दूरी प्राप्त हुई है वो किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए प्राप्त हुई, जो कि केंद्रीय फ्रिंज C से x दूरी पर प्राप्त हुई है। ये हो गया। अब हम प्राप्त कर लेते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से हम क्या करें, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो यहां पर लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए प्यारे बच्चों जो कंडीशन होती है वो होती है पथांतर
2m-1 लेमडा अपॉन 2 ये होता है। और यहाँ पर फिर बच्चे जो m का मान शुरू होता है वो होता है 1 से, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके ऐसे होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यही जो पथांतर का जो मान प्राप्त हुआ है अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे इस पथांतर की जगह। तो यहाँ पर रखिए तो हो जाएगा 2m-1 लेमडा अपॉन 2 बराबर ये हो जाएगा आपका x d अपॉन कैपिटल D। ये हो गया। अब इसका क्या करिए प्यारे बच्चों, क्रॉस गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2m-1 d लेमडा बराबर 2x d। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2d का भाग करा देते, ये हो जाएगा x बराबर 2m-1 d लेमडा पूरे का बटा यहाँ पर 2d हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इधर का मिटाऊंगा, इन दोनों को आप क्या करिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड इधर पहले नोट कर दे रहा हूँ, दीप्त फ्रिंज का कंडीशन जो प्राप्त है ये वाला फार्मूला, ये हो जाएगा x बराबर m d लेमडा अपॉन d। ठीक है, तो अब इसके बाद पूरा रफ कर दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लिया। चलिए इसको आगे देखो। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में m-1/2 हो जाएगा, अब पूरे का बटा यहाँ पर 2d और इंटू ये हो जाएगा आपका d लेमडा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा m-1/2 कोष्टक में d लेमडा अपॉन स्मॉल d। ये जो मान प्राप्त हुआ फिर बच्चों हमें अदीप्त फ्रिंज का दूरी प्राप्त हुआ कि ये इस केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फिर बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई के लिए मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग दीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, सबसे पहले लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। अब प्यारे बच्चों जब हमने इतना मान निकाल लिया ना, अब फ्रिंज की चौड़ाई आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो अब फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि जो ये फ्रिंज प्राप्त हुई है, जो दीप्त फ्रिंज, सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि जो ये दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई है ये x यानी इस केंद्रीय फ्रिंज से xm दूरी पर प्राप्त हुई है। अब फिर इसके बाद जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई है, तो एक बार डार्क होगी एक बार ब्राइट मिलेगी। तो मान लेते हैं कि ये जो फ्रिंज प्राप्त हुई है यहाँ से कितनी xm दूरी पर प्राप्त हुई है, और ये जो ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई है ये मान लेते हैं कि कितना ये मान लेते हैं xm+1 दूरी पर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अब इन्हीं को क्या करेंगे, xm+1 में से xm को घटा देंगे तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई w बराबर ये हो जाएगा xm+1 - xm। ठीक है, तो xm+1 के लिए कुछ करना नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इसी में m की जगह पे m+1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा w बराबर ये हो जाएगा आपका m+1, ये हो जाएगा d लेमडा अपॉन d माइनस xm। तो xm इसी को मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना m d लेमडा अपॉन d। यहाँ से हम क्या करेंगे, d लेमडा अपॉन d को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा w बराबर d लेमडा अपॉन स्मॉल d, और कोष्टक में हो जाएगा m+1 माइनस m। ठीक है, तो m माइनस इससे कट जाएगा तो बचेगा आपका d बराबर w बराबर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यही हमारा क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हो जाएगा, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, यानी दीप्त फ्रिंज के लिए ये फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हो जाएगा। तो यह लिख देंगे कि यह
फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है, ये तो प्यारे बच्चे जो हमें प्राप्त हुआ फ्रिंज की चौड़ाई, ये दीप्त फ्रिंज के लिए प्राप्त हुई है। लेकिन हमें एक और कंडीशन के लिए निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फार्मूला देखिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चे जो ये हमने फार्मूला निकाला है ना, यहाँ पर तो नोट कर लिया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इसका काम खत्म है, अब यहाँ पर हमें फाइनल अदीप्त फ्रिंज के लिए जो दूरी है वो हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इस तरह का आप नोट कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा W बराबर, इसको भी मान लेंगे XM+1 माइनस XM। ठीक है, तो इसे मान रख दीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जहां पर ये हमारा, जैसे कि इसको हमने माना था, जो हमें प्राप्त हुआ था फार्मूला, कि इसके जगह पे जो हमारा ये फार्मूला था md λ/d, तो इसके जगह पे अगर हमें XM+1 के लिए दिखाया जाएगा तो हम क्या करें, m में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो उसी तरह से इसमें भी आपको क्या करना है, एक जोड़ देना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर m-1/2 + 1, बाकी सब कुछ सेम नोट कर दो, d λ/d माइनस XM का यही वाला फार्मूला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m-1/2, ये हो जाएगा d λ/d। तो यहाँ से d λ/d कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा W बराबर d λ/d, और यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों मिलेगा, इसमें से देखो एक में से आधा घटा देंगे तो कितना बचेगा, m+1, क्योंकि ये प्लस चिन्ह इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो एक है 1/2 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 1+ यानी m+1/2। और यहाँ से हमने क्या किया कि, चलिए आगे देखिए, इतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा m-1/2 d λ/d। अब यहाँ से d λ/d कॉमन ले लो। ठीक है, तो हो जाएगा W बराबर d λ/d, क्वेश्चन में हो जाएगा आपका m+1/2 माइनस m+1/2, ये हो जाएगा। तो ये देखो m से कट जाएगा, 1/2 + 1/2 जोड़ेंगे तो एक ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका d λ/d गुणे 1, तो हो जाएगा dw बराबर, यानी W बराबर d λ/d। ये जो प्यारे बच्चों जो हमें फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होगा, किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए प्राप्त होगा। तो मैंने कहा कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी दोनों सेम होगी, तो यहाँ पर भी देख सकते हो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दोनों क्या है, सेम है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछेगा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यहाँ तक कर देना है, अगर अदीप्त का पूछेगा तो ये कर देना, क्योंकि दोनों का सेम आता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को खत्म करते हैं।